करने जा रहे हैं वो है नाम मादा संरचना पर विकास। इस लेक्चर को समझने के लिए या ये लेक्चर जिस टॉपिक के अंदर इंक्लूड है वो है पुष्पीय पादप या आवृतबीजी जो पादप उनमें लैंगिक जन्म या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप पुष्पीय पादप या आवृतबीजी पादप या एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उनमें लैंगिक जन्म के अंतर्गत जो टॉपिक आते हैं वो है नाम मादा संरचना में विकास, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। पुष्पीय पादप या आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जन्म की जो प्रक्रिया है वो पुष्प में संपन्न होती है या फ्लावर में संपन्न होती है। और आपने जूनियर क्लास में पुष्प या फ्लावर की संरचना का अध्ययन किया। इसको समझने से पहले मैं आपको जनरली मानव के लैंगिक जन्म की ओर इंडिकेट करता हूँ। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि मानव में नर व मादा, या फिर आप बोल सकते हो मेल या फीमेल। नर के अंदर आप अध्ययन करते हो वो है वृषण, मादा के अंदर जो आप अध्ययन करते हो वो है अंडाशय। वृषण के अंदर जो बनते हैं वो है शुक्राणु और अंडाशय के अंदर जो बनते हैं वो है अंडाणु। और दोनों के मध्य से जब क्रिया संपन्न होती है उससे जो संरचना निर्मित होती है उसे युग्मन। युग्मन से आगे जो विकसित होता है वो है भ्रूण और भ्रूण से आगे जो विकसित होता है वो है शिशु। ऐसी लैंगिक जन्म की प्रोसेस है, लेकिन ये लैंगिक जन्म की प्रोसेस जो है वो प्राणियों में। आपको जो लैंगिक जन्म समझना है वो पादपों में समझना है। आपको समझने के लिए इसी प्रकार से समझना है। देखो सामने पुष्प में नर जनन का जो कार्य करता है वो है पुंकेसर। मादा जनन का जो कार्य करता है वो है स्त्रीकेसर, या आप सीधा बोल सकते हो जाया। पुंकेसर में आपको जो पढ़ना है पुंकेसर इक्वल टू वृषण, स्त्रीकेसर इक्वल टू अंडाशय। यहां पर आप पढ़ोगे लघु बीजन, यहां पर आप पढ़ोगे गुरु बीजन। कोई निषेचन बनेगा युग्मन, युग्मन से बनेगा भ्रूण और भ्रूण से अंतर शिशु निबल के बीज का निर्माण होता है और बीज से नए पादप का निर्माण होता है। इसका मतलब आपको पादपों में भी या पुष्पीय आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जन्म की ये इसी प्रकार से या इसी प्रोसेस में अध्ययन करना है। पहले आप पढ़ोगे नर जनन सेम डेट, फिर आप पढ़ोगे मादा जनन, नर जनन में नर युग्म, मादा जनन में मादा युग्म। और उसमें पहले आप पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है नर जनन। नर जनन अंग या मेल रिप्रोडक्टिव और वापस सुनिए, पुष्प में नर जनन का जो कार्य करता है उसे पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। पुंकेसर पुष्प का नर जनन है। पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग है। एक पुंकेसर की संरचना 3 भाग। नंबर 1 पुतन, नंबर 2 परागपुष्प और मध्य भाग में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है योनि या करेक्ट। एक पुंकेसर या आप बोल सकते हो एक स्टैम और इसकी संरचना के 3 भाग होते हैं। एक पुतन, एक परागपुष्प और ये मध्य भाग जो दिखाई दे रहा है ये है योनि। ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये है पराग और ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये है पुतन। नंबर 1 पुतन। पुतन को एक लंबी धागे समान या व्रत समान संरचना होती है जिसका आधारी भाग पुष्पासन से जुड़ा होता है। आपने पुष्प की संरचना में पढ़ा था ये पुष्पासन, ये मध्य भाग और ये जो है ये है पुंकेसर। ये आधारी भाग जो जुड़ा हुआ है ये पुष्पासन से जुड़ा हुआ है और इसका शीर्ष भाग जो होता है उस पर एक घुंडीनुमा संरचना पाई जाती है।
उसे परागकोश के नाम से जाना जाता है। पोतंतु वापस होगी एक व्रत समान संरचना है या एक धागे समान संरचना है जिसका आधारी भाग पुष्पासन से जुड़ा रहता है और उसके शीर्ष भाग पर एक घुंडीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे परागकोश के नाम से जाना जाता है। बिंदु नंबर 2 ये जो दिखाई दे रहा है ये है परागकोश और हम जो जन्म पढ़ रहे हैं वो पुष्पीय पादप या आवृत्तीय पादपों में पढ़ रहे हैं। और यदि हम पुष्पीय पादप या आवृत्तीय पादपों की बात करें तो उनका जो परागकोश होता है वो द्विपालित होता है अर्थात 2 पालियों का बना हुआ होता है। एक पाली ये है और दूसरी पाली ये। वापस नर्तनांग में आप पहले पढ़ रहे हो पुंकेसर की संरचना के 3 भाग। पहला भाग आप पढ़ चुके हो पोतंतु एक घंटा समान या एक धागे समान संरचना होती है जिसका आधारी भाग पुष्पासन से जुड़ा हुआ है और उसके शीर्ष भाग पर एक घुंडीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे परागकोश के नाम से जाना जाता है। तो आप पढ़ रहे हो परागकोश और आप जो जानवर पढ़ रहे हो वो आवृत्तीय पादप या उन्हीं का दूसरा नाम है पुष्पीय पादप। इनमें पढ़ रहे हो। इनमें लैंगिक जन्म को समझने के लिए आपसे बोला जा रहा है कि आवृत्तीय पादप या पुष्पीय पादप या एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनका परागकोश द्विपालित होता है। द्विपालित अर्थात 2 पालियों का बना हुआ होता है अर्थात बाइलोब होता है। एक पाली ये और दूसरी पाली ये। अगर हम इनकी आंख काट काट कर देखते हैं तो प्रत्येक पाली में 1 और 2 प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ दिखाई देते हैं। एक इधर वाली पाली का एक कोष्ठ ये दूसरा कोष्ठ इधर वाली पाली का एक कोष्ठ ये दूसरा कोष्ठ ये। अर्थात आवृत्तीय पादप या पुष्पीय पादप होते हैं उनका जो परागकोश है उसमें 4 प्रकोष्ठ उपस्थित होते हैं अर्थात प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ या कोष्ठ उपस्थित होते हैं। इन प्रकोष्ठों को लघु बीजाणुधनी या बोलो भी माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जाना जाता है या इनका दूसरा नाम भी है। इन प्रकोष्ठों को परागपुट या पॉलन सेट के नाम से जाना जाता है। वापस सुनिए आवृत्तीय पादप या पुष्पीय पादप होते हैं उनका परागकोश द्विपालित होता है और उसकी प्रत्येक पाली में 1 और 2 प्रत्येक पाली में 1 और 2 कोष्ठ उपस्थित होते हैं अर्थात एक द्विपालित परागकोश में 4 कोष्ठ उपस्थित होते हैं और इन कोष्ठों को लघु बीजाणुधनी या परागपुट या पॉलन सेट या माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जाना जाता है। इन लघु बीजाणुधनियों के अंदर क्या आप सीधा बोल सकते हो इन परागकोश के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। आगे आप अध्ययन करोगे कि क्या है लघु बीजाणु और किस प्रकार एक लघु बीजाणुधनी लघु बीजाणु निर्मित होता है। अभी से आप परागकोश की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। आप समझ चुके हो कि एक परागकोश होता है वो पुष्पीय पादपों में या आवृत्तीय पादपों में द्विपालित अर्थात 2 पालियों का बना हुआ होता है। एक पाली दूसरी पाली प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ 1 और 2 प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ और उन कोष्ठों को लघु बीजाणुधनी या माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जाना जाता है या परागपुट या पॉलन सेट के नाम से जाना जाता है। इन लघु बीजाणुधनियों के अंदर लघु बीजाणु या परागकोश का निर्माण होता है। आगे टॉपिक को आप अध्ययन करोगे कि किस प्रकार एक लघु बीजाणुधनी लघु बीजाणु या परागकोश का निर्माण होता है। स्पेशल पॉइंट सुनिए सभी आवृत्तीय पादप या पुष्पीय पादप जो होते हैं उनमें परागकोश द्विपालित होता है और एक द्विपालित परागकोश में 4 लघु बीजाणुधनी पाई जाती है। एक द्विपालित परागकोश में 4 लघु बीजाणुधनी या 4 परागकोश पाए जाते हैं। लेकिन मार्गेसी कुल के पादप जैसे कपास जैसे भिंडी इनके अंदर जो परागकोश है वो द्विपालित नहीं होकर के केवल एक पाली का बना हुआ होता है और एक पाली में 2 कोष अर्थात उनमें 2 लघु बीजाणुधनी या 2 परागकोश पाए जाते हैं। सामान्यतः आवृत्तीय पादप या पुष्पीय पादपों का परागकोश द्विपालित, लेकिन
आवृत्ति बीज पादप के जो मार्गशीय कुल के पादप है, जैसे कपास में भिंडी, उनका परागपुष्प द्विपालित नहीं होकर के एक पालित होता है, अर्थात एक पाली का बना हुआ होता है, और उनकी एक पाली में केवल 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, अर्थात एक पालित परागपुष्प में 2 लघु बीजाणुधानी, जबकि द्विपालित परागपुष्प में 4 लघु बीजाणुधानी या परागपुष्प या पोलन सेट पाए जाते हैं। अब आप अध्ययन करने जा रहे हो वो पुंकेसर की संरचना का कर रहे हो, और उसमें अब एक भाग आप करेंगे जो ये वाला दिखाई दे रहा है, इसको यूजिया कनेक्टिव के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में कनेक्ट का अर्थ करते हैं जोड़, और यहाँ पर यूजिया कनेक्टिव जो है वो परागकोश की जो 2 पाली, उन दोनों पालियों को जोड़ने का कार्य करता है। वापस सुनिए, आप पढ़ रहे हो नर व मादा युग्मकों पे टॉपिक पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत इन टॉपिकों का अध्ययन करना है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया पुष्प में संपन्न होती है, और लैंगिक जनन में एक नर और एक मादा। पुष्पीय पादपों में पुष्प में जो पुंकेसर वो नर का कार्य करता है, और जो स्टिकेसर या जायम है वो मादा का कार्य करता है। तो तब आपने सबसे पहले नर जनन अंग में पुंकेसर का अध्ययन किया। एक पुंकेसर की संरचना के 3 भाग, एक धागेनुमा या फल समान संरचना, तंतु, इसके शीर्ष भाग पर रुंडीनुमा संरचना, परागकोश, पुष्पीय पादपों में परागकोश, द्विपालित, प्रत्येक पाली में 2 कोश या 2 लघु बीजाणुधानी, द्विपालित परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी। मालवेसी कुल के पादप कपास और भिंडी में परागकोश द्विपालित नहीं होकर के एक पालित होता है, अर्थात इनके अंतर्गत लघु बीजाणुधानी या परागकोश की जो संख्या है वो 1। और ये मध्य वाला भाग, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यूजिया कनेक्टिव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये यूजिया कनेक्टिव के नाम से जाना जाता है। ये यूजिया कनेक्टिव जो है परागकोश की जो 2 पाली उन्हें जोड़ने या कनेक्ट करने का कार्य करता है। और अब जो आप टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है परागकोश संरचना। परागकोश की संरचना, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एल। आप इसे ऐसा नहीं ऐसा भी पढ़ सकते हो, लघु बीजाणुधानी संरचना। लघु बीजाणुधानी की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। वापस सुनिए, आप जो टॉपिक प्रारंभ कर रहे हो वो कर रहे हो परागकोश की संरचना। आपको जो सामने दिखाई दे रहा है वो एक द्विपालित परागकोश है, और उसकी संरचना का अध्ययन आप करने जा रहे हैं। आप समझ रहे हो कि द्विपालित परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, और मैंने दूसरा अर्थ डाल दिया कि लघु बीजाणुधानी की संरचना जैसी संरचना यहाँ पर है उसी प्रकार की संरचना यहाँ होगी, उसी प्रकार की संरचना यहाँ होगी, और उसी प्रकार की संरचना यहाँ होगी। अर्थात आप एक लघु बीजाणुधानी की संरचना या सीधा बोल सकते हो पूरे परागकोश की संरचना का अध्ययन कर सकते हो। एक परागकोश की जो संरचना है उसकी संरचना के 2 भाग होते हैं। एक भाग है भित्ति या भाग, दूसरा जो भाग इसमें आपको अध्ययन करना है वो है बीजाणु जनन होता या फिर स्पोरोजीनियस टिश्यू। स्पोरोजीनियस टिश्यू, वापस सुनिए, एक परागकोश की जो संरचना है उसकी संरचना का अध्ययन निम्न 2 भागों में करेंगे, एक भित्ति और दूसरा बीजाणु जनन होता है। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये है भित्ति, और ये भी जो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं इन कोशिकाओं का जो समूह है उसे बीजाणु जनन ऊतक के नाम से जाना जाता है। आप सेम संरचना इधर इधर और इधर भी बना सकते हो, और आप बोल सकते हो कि एक परागकोश जो है उसकी संरचना के 2 भाग, एक भित्ति और बीजाणु जनन।
पहले आप अध्ययन करोगे परागकोश की भित्तियों का और फिर अध्ययन करोगे बीजाणुजनन ऊतक। आप सेम संरचना जैसी यहाँ पर दिखाई दे रही है उसी प्रकार की संरचना यहाँ पर भी बना सकते। एक परागकोश या लघु बीजाणुधानी जो होती है उसकी 4 भित्तियां होती है। सबसे बाहर ये जो दिखाई दे रही है ये वाली जो चारों तरफ बनाई हुई है इसको नाम दिया बाह्यत्वचा, सबसे बाह्यतम। इसके अंदर जो भित्ति दिखाई दे रही है ये वाली ये है अंतस्थितियम। इसके अंदर जो भित्ति दिखाई दे रही है ये है मध्यपरक और सबसे आंतरिक जो भित्ति दिखाई दे रही है वो है उसकी संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में आप देख रहे हो कि एक परागकोश की जो संरचना है उसकी संरचना का अध्ययन निम्न 2 बिंदुओं में अपन कर रहे हैं। एक है भित्ति और दूसरा है बीजाणुजनन ऊतक। मैं आपसे बोल रहा हूँ ये जो 4 भाग दिखाई दे रहे हैं ये लघु बीजाणुधानी है। एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी की संरचना समान होती है, अर्थात आप ऐसा बोल सकते हो लघु बीजाणुधानी की संरचना जैसा अध्ययन इस बात का किया सेम उस बात का है, सेम इस बात का है और सेम इस बात का है। मैंने आपसे कहा है कि एक परागकोश की जो संरचना है उसकी 4 भित्ति होती है। सबसे बाह्यतम भित्ति ये जो आपको दिखाई दे रही है जो 4 और बनी हुई है ये इसको बाह्यत्वचा। इससे अंदर वाली ये जो आपको दिखाई दे रही है ये अंतस्थितियम या एंडोथीसियम। इससे अंदर ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये है मध्यपरक या मिडिल लेयर और उससे अंदर सबसे आंतरिक जो भाग दिखाई दे रही है ये वाली और ये है टेपिटम। अर्थात एक परागकोश या एक लघु बीजाणुधानी जो है उसकी संरचना में 4 भित्तियां पाई जाती है और इसका जो बीचों बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है उसके अंदर कोशिकाओं का समूह होता है और कोशिकाओं का समूह बीजाणुजनन ऊतक के नाम से जाना जाता है। अब आप पहले अध्ययन करोगे भित्तियों का और फिर अध्ययन करोगे बीजाणुजनन ऊतक। भित्ति सबसे पहली जो भित्ति है वो है बाह्यत्वचा। आप लेके बोलोगे कि परागकोश की जो सबसे बाह्यतम भित्ति दिखाई दे रही है ये वाली परागकोश की जो सबसे बाह्यतम भित्ति होती है उसे बाह्यत्वचा कहते हैं और ये बाह्यत्वचा जो है एक स्तरीय होती है। सामने देखो अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये हो गया एक स्तर। अगर मैं संरचना को इस प्रकार बनाता हूं तो ये हो गए 2 स्तर। अगर मैं ऐसा बनाता हूं तो ये हो गए 3 स्तर। लेकिन ऐसा नहीं, इसकी जो बाह्यत्वचा है या एपिडर्मिस जो है वो एक स्तरीय होती है अर्थात कोशिकाओं की एकल परत होती है और इसका जो कार्य है वो परागकोश के आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। जिस प्रकार हमारी त्वचा जो है हमारे आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है, हमारा संरचना का सबसे बाह्यतम भाग त्वचा, उसी प्रकार परागकोश की सबसे बाहरी भाग जो है वह है बाह्यत्वचा या एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस होती है एक स्तरीय होती है, परागकोश की सबसे बाह्यतम परत होती है और ये परागकोश की आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। एक परागकोश की संरचना में 4 भित्तियां पाई जाती है। सबसे बाह्यतम जो भित्ति आप देख रहे हो ये वाली ये है बाह्यत्वचा या एपिडर्मिस, एक स्तरीय होती है और इसका कार्य है कि ये परागकोश के आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। भित्ति नंबर 2 ये जो आपको दिखाई दे रही है अंतस्थितियम। सामने देखो आप समझने के लिए यहां और इंडिकेट कर सकते हो। केवल ये जो दिखाई दे रही है आपको ये कोशिका, इसका मतलब ये भी एक स्तरीय होती है। तब आप लेंगे बोलोगे परागकोश में बाह्यत्वचा के अंदर की ओर एक स्तरीय अंतस्थितियम पाई जाती है। परागकोश की बाह्यत्वचा के अंदर की ओर एक स्तरीय अंतस्थितियम या एंडोथीसियम पाई जाती है। इस अंतस्थितियम जो भित्ति है इसकी जो कोशिका है उनकी आंतरिक भित्ति पर अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली ये है अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टी। वापस सुनिए बाह्यत्वचा के अंदर की ओर एक स्तरीय अंतस्थितियम या एंडोथीसियम पाई जाती है, एक स्तरीय बाह्यत्वचा और एक स्तरीय अंतस्थितियम। इस बाह्यत्वचा के अंदर की ओर स्थित जो अंतस्थितियम है इसकी कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टी पाई जाती है और इन पट्टियों की उपस्थिति के कारण ये जो परत होती है वो आर्द्रताग्राही होती है। आर्द्रताग्राही का मतलब है ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करती है अर्थात नमी को अवशोषित करने की क्षमता रखती है। लेकिन शुष्क परिस्थिति आने पर
शुष्क परिस्थिति आने पर ये जो भित्ति है, इनमें जो अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टी है, उनको नमी अवशोषित नहीं हो पाती है और उसके कारण एक खिंचाव उत्पन्न होता है। और उत्पन्न वो खिंचाव है परागकोश का स्फुटन, परागकोश का स्फुटन। और स्फुटन का सार्थक अर्थ है फटने से। परागकोश की ज्ञानस्थितियम भित्ति जो होती है वो परिपक्व अवस्था में परागकोश के स्फुटन या फटने में सहायक होती है। कारण वापस नहीं है, इसकी भित्ति की कोशिका जो है उनमें अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती है, इनमें आर्द्रता ग्राही की क्षमता पाई जाती है। लेकिन शुष्क परिस्थिति आने पर आर्द्रता अनुपस्थित होती है और उस स्थिति में ये अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टी की उपस्थिति के कारण ये परत जो है इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है और उत्पन्न वह खिंचाव परागकोश के स्फुटन या फटने में सहायक होता है। आपको पता है कि इसके अंदर जो बने लघु बीजाणु या जो लघु बीजाणु बनेंगे वो तभी बाहर निकल सकते हैं जब परागकोश का स्फुटन होगा। किस प्रकार लघु बीजाणु बनेंगे आगे आप अध्ययन करोगे। अभी तो आप ये देख रहे हो कि जो बनने वाले लघु बीजाणु परागकोश के स्फुटन से बाहर निकलेंगे, लेकिन स्फुटन में जो परत सहायक होती है वो है अंतस्थितियम। कितनी भित्ति? 4। सबसे बाह्यतम बाह्यकोश कैसी है? एक स्तरीय। क्या कार्य है? अंतर्भागों की सुरक्षा। उससे अंदर वाला भाग अंतस्थितियम कैसा है? एक स्तरीय। क्या विशेषता है? अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां अंतर्भित्तियों पर पाई जाती है। इसकी उपस्थिति के कारण परत कैसी है? आर्द्रता ग्राही है। आर्द्रता ग्राही है, लेकिन शुष्क परिस्थिति आने पर या आर्द्रता की अनुपस्थिति में इस परत की जो कोशिका है उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है, या परत में खिंचाव उत्पन्न होता है और वो परागकोश के स्फुटन सहायक होता है। आगे आप टॉपिक पढ़ोगे परागकोश का स्फुटन, तब आपको अंतस्थितियम का कार्य याद होना चाहिए कि अंतस्थितियम क्या कार्य करता है। इसके अंदर की ओर या आप बोलोगे बाह्य त्वचा के अंदर की ओर एक स्तरीय अंतस्थितियम और अंतस्थितियम के अंदर की ओर 1 से 3 स्तरीय मध्य परत पाई जाती है। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं इसके 3 स्तर। ऐसा आप देख रहे हो, ये एक स्तर, ये इसका दूसरा स्तर और ये इसका तीसरा। मैं आपसे बोल रहा हूँ 3 स्तर आवश्यक नहीं है। अंतस्थितियम के अंदर की ओर पाई जाने वाली जो मध्य परत है वो 1 से 3 स्तरीय होती है। किसी पादप के परागकोश में 1 स्तरीय, किसी पादप के परागकोश में 2 स्तरीय और किसी पादप के परागकोश में 3 स्तरीय होती है। इस परत की जो कोशिकाएं होती है वो अल्पकालिक, वह पतली भित्ति वाली होती है। अल्पकालिक में पतली भित्ति वाली होती है। अल्पकालिक का मतलब इनका जीवन काल जो है वो कम होता है, अर्थात ये परत जो है अल्पकालिक है, शीघ्र ही नष्ट हो जाती है और नष्ट होने से कोशिकाओं से निकला हुआ जो जीव द्रव्य है यहाँ पर उपस्थित जो बीजाणु जनक कोशिका है उनको पोषण प्रदान कर देता है।